मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। पुनः आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम आज जानेंगे वर्ग 6 इतिहास अध्याय 6 प्राचीन राज व्यवस्था के भाग 2। भाग 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। तो भाग 1 में हमने क्या पढ़ा, आइए हम उसको एक बार रिवीजन कर ले, एक बार पूर्वावलोकन कर ले। तो प्राचीन राज व्यवस्था के अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि 1952 ईस्वी के बाद जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1952 में जब यह संविधान लागू हुआ, तब से लेकर के आज तक प्रत्यक्ष जनता के द्वारा मत देकर के, वोट देकर के शासक चयन करते हैं, जो हम प्रधानमंत्री के रूप में, आपका राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग जनप्रतिनिधियों को चयन करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में राजा लोग कैसे चयन होते थे, तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। तो 3000 वर्ष पहले राजा अपने आप को राजा घोषित करने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए वे यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहां जहां अश्वमेध यज्ञ के बाद घोड़ा को छोड़ा जाता था, वह घोड़ा जिन क्षेत्रों से जाता था, जिन नगरों से जाता था, वह नगर, वह क्षेत्र उस राजा के अधीन हो जाता था। इस प्रकार से हमने आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में बतलाया। आगे हमने राजसूय यज्ञ के बारे में बतलाया। तो राजसूय यज्ञ कब होता है, तो जब राजा का राज्याभिषेक होता है उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको वाजपेयी यज्ञ के बारे में बतलाया। तो यह यज्ञ राजा के द्वारा रथों की दौड़ को आयोजन करने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। हमने आपको यह भी बताया था कि जो राजा के द्वारा यज्ञ होता था वहां कौन कौन से वर्ग शामिल होते थे। तो यहाँ हमने आपको जनपद और महाजनपद के बारे में भी पिछले भाग 1 में बतलाया था। तो महायज्ञ करने वाले, जग हवन करने वाले राजा क्या हो जाते थे, शक्तिशाली हो जाते थे, उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती थी। अब वह राजा जन का राजा न होकर के एक जनपद का राजा हो जाता था। तो कई ऐसे छोटे छोटे जनपद थे जिसको बाद में मिला करके एक महाजनपद बनाया गया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कुरु और भरत, पुरु और भरत को मिला करके कुरु जनपद बनाया गया था। और लगभग 2000 साल पहले दो शक्तिशाली महाजनपद ये जो थे महाशक्तिशाली महाजनपद में बदल गए थे। तो महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, एक लोकतांत्रिक होता था, गणराज्य होता था, और एक राजतंत्र। गणतंत्र में क्या होता था, गणतंत्र में शासक का चयन जनता के द्वारा होता था, चयन आम लोग करते थे। लेकिन राजतंत्र में अनुमानसिक हो गया था। कहने का अर्थ है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, और राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, वही राजा बनता था। तो ये आपको मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको वहां की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की भी चर्चा की थी। जो उस समय का समाज वर्ण आधारित था, लेकिन अब कर्म आधारित हो गया। तो प्राचीन समय का जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ग व्यवस्था था, वह 4 भागों में विभक्त था कार्य के अनुसार। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण का काम था अध्यापन और यज्ञ हवन करवाना, क्षत्रिय का काम था शासन करना और प्रजा की रक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से, दुश्मनों से रक्षा करना। वैश्य का कार्य था व्यापार करना और
पशुपालन का काम करना, खेती करना। और शूद्र का क्या काम था? ऊपर में जो तीनों वर्णों की मैंने चर्चा की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना, ये शूद्रों को काम। मैंने आपको आश्रम के बारे में बतलाया, 4 आश्रम। पहला जो आश्रम था ब्रह्मचर्य था, दूसरा गृहस्थ था, तीसरा वानप्रस्थ था और अंतिम और चौथा था संन्यास। तो ये भी मैंने आपको जानकारी आपको दी गई। और इन आश्रमों की जानकारी, एक उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है जाबलोपनिषद। इसमें इन 4 आश्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। बच्चों, आज हम लोग भाग 2 में आर्थिक व्यवस्था, उस समय के शासन काल के समय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था और किसका बढ़ गया था? तो खेती का, कृषि का महत्व अधिक हो गया था। क्यों हो गया था? तो इसका सबसे बड़ा कारण है लोहे का प्रयोग होने लगा। पशुपालन का महत्व कम हुआ और कृषि का महत्व बढ़ा। इसका प्रमुख कारण है लोहे का प्रयोग। लोहे के औजार बनने लगे, लोहे से खेती करने के लिए हल बनने लगे। हल में जो फाल लगता है वह लोहे का होता है। इससे क्या होता है कि कठोर से कठोर जमीन को भी किसान आसानी से उसे जोत पा रहे थे। तो लोहे के प्रयोग के कारण पशुपालन का महत्व कम हो गया और खेती का महत्व बढ़ा। 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग खेती के रूप में जो किया जाता था, उसका प्रमाण पुरातत्वविदों ने खुदाई के पश्चात प्राप्त किया है। तो वह स्थान है एटा जिले। 1000 ईसा पूर्व एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं? एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। कब? 1000 वर्ष पहले। तो लोहे के प्रयोग से खेती में बहुत बड़ा व्यापक बदलाव होने लगा। लोहे के फाल बनने लगे खेती करने के लिए, हल के लिए। तो इससे क्या हुआ? खेत जोतने में आसानी हुआ। कठोर से कठोर जमीन भी आसानी से जोत पाते थे किसान। इसके अलावा खेती रोपण विधि से होने लगा। खेती किस विधि से होने लगा? तो रोपण विधि से, जो आज भी हम लोग करते हैं, रोपण विधि से होने लगा। साथ ही साथ में सिंचाई के साधन शासकों द्वारा उपलब्ध कराया गया। सिंचाई में महत्वपूर्ण रूप से तालाब, नहर और कुएं आते हैं। शासकों ने बहुत जगह प्रजा की भलाई के लिए, खेती के विकास के लिए उन्होंने कई जगह नहर, तालाब और कुएं बनवाए हैं या खुदवाए हैं। साथ ही साथ में उस समय अधिकतर किन फसलों का उपजाते थे? तो उस समय अधिकतर लोग जौ, चना, चावल, सरसों आदि प्रमुख फसल उपजाते थे। उस समय का समाज कैसा था? तो उस समय के समाज में लोग कैसे लोग रहते थे? तो उत्तर वैदिक काल के समय लोग पशुपालक, पशु पालने वाले, व्यापारी, व्यापार करने वाले, शिल्पकार, चित्र नक्काशी या शिल्प का काम करने वाले, श्रमिक, मजदूर और मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग थे। कई लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और वह मिट्टी का बर्तन धूसर एवं लाल रंग का था। इसकी भी जब कई पुरास्थलों में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई किया तो ऐसे मिट्टी के बर्तन बने हुए नजर आए हैं, जिसे जब उसको देखा गया तो वह लाल रंग और धूसर रंग था और उन बर्तनों में सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियां, कहने का अर्थ यह हुआ ज्यामितीय आकृतियां में त्रिभुज है, चतुर्भुज, वृत्त,
षष्ठकोण इत्यादि चित्र बने हुए थे, जिससे यह पता चलता है कि उस समय बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में भी चित्रकारी किया जाता था। ये पात्र बहुत ही पतले और सुंदर होते थे। इसकी सतह पतली थी, ये सुंदर होते थे और इन बर्तनों का प्रयोग खास मौके पर हो जाता था। जैसे उस समय के लोग जब पूजा पाठ करते होंगे या कोई विशेष घर में आयोजन करते होंगे, विवाह कार्यक्रम हो गया, पूजा अनुष्ठान हो गया, तो उस समय इन बर्तनों का प्रयोग विशेष मौके पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को खाना खिलाने के लिए, भोजन परोसने के लिए इन बर्तनों को प्रयोग किया जाता था। आप अपने चित्र पृष्ठ संख्या 57 पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 57 में कुछ चित्र दिए गए हैं। ये पात्र नजर आए हैं जहां कई तरह की सरल रेखाएं, ज्यामितीय आकृतियां नजर आती है। तो इन बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर पात्र। आप अपने पाठ्य पुस्तक को जब देखेंगे तो आपको पाठ्य पुस्तक में ये कटोरे, थाली आपको नजर आ रहे हैं। तो कुछ थालियां और कटोरे नजर आए थे और ये कटोरे और जो थालियां जो थी वह पुरा स्थलों से खुदाई के पश्चात मिली थी और उसमें नक्काशी किया हुआ था और यह बर्तन किसी खास मौके पर लोग इसका इस्तेमाल करते थे। महत्वपूर्ण लोगों को, जैसे कोई हो गया, उनके अपने राजा हो गए या राजा के मंत्री हो गए, जब उस घर में जाते थे तो इन्हीं बर्तनों में उनको परोसा जाता था, भोजन दिया जाता था। अब किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि राजा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनता से टैक्स लेती थी, कर लेती थी। और कर में क्या लेती थी? तो कर जो टैक्स लिया जाता था प्रजा से, वह फसलों की उपज का 1/16वां भाग, फसलों की उपज का 1/16वां भाग कृषि कर के रूप में लिया जाता था या टैक्स वसूलते थे। तो ये कृषि कर उस समय भाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाग। और फसलों की उपज का कितना हिस्सा टैक्स में लिया जाता था? तो 1/16वां। तो 1/16वां हिस्सा टैक्स के रूप में जनता से राजा या शासक वसूल करते थे। उस समय जो पशुपालक थे, शिकारी थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, बढ़ई थे, सुनार इत्यादि लोगों से भी टैक्स लिया जाता था। तो प्रमुख रूप से उपकर किनसे लिया जाता था? तो बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार। बुनकर हो गया कपड़ा बुनने वाला, लोहार लोहे के सामान बनाने वाला, सोनार सोने के आभूषण बनाने वाला। तो इनसे भी उपकर लिया जाता था और इनको उपकर में क्या लिया जाता था? एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था। बढ़ई, सोनार, बुनकर, लोहार उपकर के रूप में इनको एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था। तो ये थे उस समय की आर्थिक व्यवस्था। बच्चों, अब हम आगे चलते हैं महाजनपद। तो हम यहाँ 2 महाजनपद की चर्चा कर रहे हैं और उस कई महाजनपद थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था और चित्र में भी मैं दिखाया था कि जब आप भारत के मानचित्र को देखेंगे उत्तरी क्षेत्र में, तो कई महाजनपद आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई देते होंगे। इनमें से आप मानचित्र को जब देखेंगे तो मानचित्र में कई छोटे बड़े महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जनपद और महाजनपद को यहाँ दर्शाया गया है, आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। तो आप याद रखिए कि भारत में 18 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। तो आज हम मगध और वज्जी महाजनपद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप भारत के मानचित्र को जब देखिएगा तो वहां आपको मगध, उत्तर के क्षेत्र में मगध महाजनपद या मगध साम्राज्य नजर आएंगे। यह मगध साम्राज्य वर्तमान में बिहार और झारखंड के क्षेत्रों तक फैली हुई थी।
तो मगध साम्राज्य उस समय या मगध महत्वपूर्ण महाजन पद था। इसके कई कारण थे। पहला कारण था कि यह गंगा और बेसिन के किनारे अवस्थित था। यह गंगा बेसिन में अवस्थित था, जहां सोन नदी और गंगा नदी निकलती थी या जहां मिलती थी। तो जहां गंगा और सोन नदी जैसियां बहती थी, वो गंगा बेसिन क्षेत्र में मगध महाजनपद अवस्थित था। तो इनसे क्या फायदा हुआ? इनसे इन नदियों से यातायात की में सुविधा हो गई, जल पानी मिलने लगा, अर्थात सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए। इन नदियों से खेती करना आसान हो गया। साथ ही साथ फसलों को सिंचाई करने के लिए पानी सुगमता से मिलने लगी और यहाँ की जमीन, इन नदी क्षेत्रों के जो आसपास के जो जमीन थे वह बहुत ही उपजाऊ हो गए थे। एक चीज आप याद रखिए कि मगध में इन क्षेत्रों में यहाँ भूमि कर बहुत का, इसका जो टैक्स का दर था वह बहुत अधिक था, जिससे राजा को अधिक आमदनी होती थी। मगध के भूमि कर का दर अधिक था अन्य महाजनपदों के अपेक्षा, तो यहाँ के राजा को आमदनी अधिक होती थी। दूसरा और कारण है, पहला कारण तो मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का पहला कारण है कि यह गंगा और सोन नदियों के किनारे अवस्थित थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि मगध का एक हिस्सा अभी वर्तमान में हमारा झारखंड के छोटा नागपुर, जहां दो आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, तो उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में फैले थे। और यहाँ क्या था? तो यहाँ हाथियों की बाहुल्यता थी। यहाँ जंगल घने थे छोटा नागपुर क्षेत्र में, और यहाँ हाथियों की बाहुल्यता थी और जंगल घिरे हुए थे। तो जंगलों से इन्हें आसानी से लकड़ियां प्राप्त होती थी, जिससे वे रथ का निर्माण करते थे, जिससे वे घर का भी निर्माण करते थे, और साथ ही साथ में गाड़ियां भी बनाते थे। अब हाथी का बहुलता होने का कारण और था कि वे अपनी सेना में हाथी को सैनिक के रूप में भी शामिल करते थे। तो हाथियों को सेना में शामिल करने के कारण मगध साम्राज्य भी शक्तिशाली था। और यह हाथी उसे कहां से मिलते थे? तो छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से। तीसरा और सबसे बड़ा कारण क्या था? तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था इस मगध महाजन को शक्तिशाली होने का कि झारखंड से लौह अयस्क का महत्वपूर्ण भंडार था। तो यह लौह अयस्क का भंडार होना भी मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में योगदान देता है। तो इन लोहे से लोहा का मिलना और उन लोहे से ये मजबूत हथियार बनाते थे, और इनका बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए इन लोहे के प्रयोग से विभिन्न तरह के तलवार, बर्छी, भाले इत्यादि मजबूत हथियार बनाते थे। तो झारखंड के क्षेत्रों से इन्हें लोहा भी प्राप्त हो जाता था। तो लोहे का अयस्क मिलना भी मगध साम्राज्य को मजबूत बनाता है। और सबसे अंतिम और चौथा कारण है कि मगध साम्राज्य का व्यापारिक संबंध बहुत ही मजबूत था और उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायक थी। कहने का अर्थ हुआ कि मगध साम्राज्य का व्यापारिक संबंध कई जगह से कई देशों विदेशों तक फैली होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत थी। बच्चों, मगध महाजनपद में या मगध साम्राज्य में कई शासकों ने, कई वंशों ने शासन किया। तो जैसे कि इसमें पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश ने सर्वप्रथम यहाँ शासन शुरू किया मगध साम्राज्य में। तो मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंशों ने के राजाओं ने, उसके शासकों ने, इन वंशजों ने शासन किया। तो शिशुनाग वंश और नंद वंश, हर्यक वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों का नाम आपके बीच में रख रहा हूं।
तो सबसे पहले हर्यक वंश का महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ये वही अजातशत्रु थे जिन्होंने वज्जी को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक हो गए बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के महत्वपूर्ण शासक कालाशोक, ये कालाशोक थे। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य का शुरुआती में बिंबिसार और अजातशत्रु जब शासक था, उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी, अभी वर्तमान में राजगीर नाम है। तो वर्तमान में राजगीर जो बिहार में अवस्थित है, जहां गर्मजन कुंड के झरने हैं, कुंड हैं। तो पहले सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी, जिसे कालाशोक ने बदलकर, कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के कालाशोक ने इसे बदल करके पाटलिपुत्र को बनाया, जो अभी वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानी जाती है। तो मगध की राजधानी कई सालों तक राजगीर बनी हुई थी। बाद में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने उसकी राजधानी बदल दी और इसे पाटलिपुत्र अर्थात पटना बना दिया। अब आते हैं नंद वंश के महत्वपूर्ण शासकों में पहला है महापद्मनंद, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। तो महानंद पद और अंतिम शासक थे धनानंद। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय ही यूनान के मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर पर आक्रमण किया था। तो आपसे कभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिकंदर ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, तो हम इसका जवाब देंगे कि सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो आक्रमण किया था, उस समय यहां का शासक नंद वंश का धनानंद थे। तो धनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अब अंतिम शासक धनानंद था। उसके बाद हमारा मौर्य वंश की स्थापना हुआ और इस मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किनके सहयोग से? आचार्य चाणक्य के सहयोग से। और आचार्य चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जो आज भी हम लोग अर्थशास्त्री इसका अध्ययन करते हैं और इसमें दिए गए बातों का अनुपालन करते हैं। चलिए, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम शासक नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और आचार्य चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो प्रश्न आता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? तो आचार्य चाणक्य की सहायता से। तो फिर से एक बार हम वंशजों के बारे में बताते हैं। पहला है हर्यक वंश, बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश कालाशोक ने, नंद वंश महापद्मनंद और अंतिम शासक धनानंद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से किए थे मौर्य वंश की स्थापना? तो आचार्य चाणक्य की। और यह इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही। अब हम आते हैं वज्जी सम्राट, वज्जी महाजन पद। तो वज्जी महाजन पद जो है वह गंगा के उत्तर में अवस्थित है, जो अभी वर्तमान में तिरहुत परमंडल के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के उत्तर में आज का वर्तमान समय का तिरहुत परमंडल जो था वह वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी कहां थी? वैशाली थी। बच्चों याद रखेंगे, मगध राज्य की राजधानी पहले राजगिरी था, बाद में पाटलिपुत्र
और वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली था। तो वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। ये यहाँ 8 कुलों का संघ था। कितने कुलों का संघ था? कुल या गण कह सकते हैं। तो 8 गण संघ थे, जिसमें से प्रमुख जो थे उनका नाम आप जानिए। हम आगे की कक्षा में, जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे, तो इन वंशजों के राजाओं के कार्यों को विस्तार से आप जानेंगे और सीखेंगे। अभी वजी साम्राज्य के जो 8 कुलगण थे उनके भी बारे में आप उच्च कक्षा में जब आप जाएंगे तो वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इन 8 संघों में कुल 3 महत्वपूर्ण थे: विदेह, वजी तथा लिच्छवी। विदेह, वजी, लिच्छवी। आप लोग विदेही का नाम सुने होंगे। वैदेही माता सीता को कहा जाता है। तो ये नेपाल के क्षेत्र तिरहुत प्रमंडल के, अर्थात गंगा के उत्तर में। तो विदेह, वजी और लिच्छवी। संघ में कई शासक होते थे और जो सभा में बैठ करके आपसी में बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे और बहस करते थे। इसके जरिए वे शासन की नीति को तय करते थे, राज्य की नीति तय करते थे, संविधान बनाते थे, जनता के हित के कार्य की नीतियां बनती थी। तो ये 8 संघ के राजा मिलते थे और मिल करके ये नीतियां तय करती थी। अगर बाहरी आक्रमण शत्रुओं से हो रहा है तो उनसे कैसे निपटा जाए, जनता की रक्षा कैसे की जाए, इसका भी वे प्लान बनाते थे। इन मीटिंग में, इस सभा में जब संघ के राजा, कई संघों के शासक जब आपस में बैठते थे तो वहां स्त्री और दासों को बैठक में शामिल होना मना था। किनको किनको मना था? तो स्त्रियों को और दासों को, दास गुलाम कह सकते हैं, तो उनको मना था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इसी गण से संबंधित थे। इसके बारे में जब हम आपके बीच में नए धर्मों का उदय पाठ को लेकर के आएंगे तो वहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के जन्म और उनके जीवन परिवृत्ति के बारे में आपके बीच में हम रखेंगे। बच्चों, वजी साम्राज्य को अजात शत्रु ने जीत करके मगध साम्राज्य में मिला दिया था। इस प्रकार से वजी का अंत हुआ और मगध साम्राज्य का जो है मगध साम्राज्य में मिल गया। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के भाग 2 के दिए गए बातें। अब बच्चों, हम आपके बीच में अगले वीडियो में फिर आएंगे, जहां आपको इस पाठ से, प्राचीन राज व्यवस्था पाठ के प्रश्न उत्तर, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, इसका हल लेकर के हम अगले दिन अगले वीडियो में आपके बीच आएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको भाग 1 और भाग 2 जो मैंने आपको प्राचीन राज व्यवस्था के बारे में जानकारियां दी, वह आप भली भांति समझ गए। बच्चों, आप वीडियो को जरूर देखें, बार बार देखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं आपके बीच में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।